सबसे पहले आप क्या करना है, वही न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करो। ठीक है, टिपिकल। कहां से कर रहे हैं हम लोग, अब कहां से कर रहे हैं, डीवीडी में से करना है हमको, ठीक है ना। डीवीडी ड्राइव में आपकी डीवीडी डाल दो रेड हैट लाइनएक्स की और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर मैं सेकंड इमेज कॉपी से अगर इंस्टॉल कर रहा हूं तो इंस्टॉलेशन के कई स्टेप्स स्किप हो जाते और सीधा सीधा मेरे को डायरेक्ट इंस्टॉलेशन एक ही पार्टीशन बनता बैकस्लैश, उसके अंदर ही पूरा हो जा रहा है। कस्टमाइज पार्टीशन का ऑप्शन मैंने नहीं दे रहा अगर मैं आईएसओ इमेज इस्तेमाल कर रहा तो। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, डीवीडी ड्राइव में लाइनएक्स की डीवीडी डाल के उसको इस्तेमाल करते हुए लाइनएक्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अब तक नीचे का ऑप्शन कर देते, अब डीवीडी में डीवीडी डाल के ऊपर के ऑप्शन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करो, फिर नेक्स्ट। यहां पर आप जस्ट एक नाम दे दो, एसए लैब बोल के। ये यहां पर जो पासवर्ड देंगे रूट का पासवर्ड बताओ, किसका, रूट का। आप एक काम करो, यहां पर ऐसा दे दिए तो भी कस्टमाइज आई गेट शॉर्टकट बन जा रहा। लास्ट ऑप्शन देके देखेंगे पहले। ऐसा करे तो भी बन गया था लास्ट टाइम मेरे को। यहां पर क्या बोल रहा है लास्ट ऑप्शन में, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है। हम लोग वर्चुअल मशीन वीएमवेयर को हम लोग इंस्टॉल करने का हमको करना क्या है, वीएमवेयर को खुद ब खुद इंस्टॉल करे जैसा ऑप्शन नहीं बनाना है हमको, समझ में आ रहा ना। हम चाह रहे हैं कि हम खुद करना है इंस्टॉलेशन, यानी कि जो स्टेप्स वीएमवेयर स्किप कर दे रहा वो स्टेप्स भी हमको देखना है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या है वो, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। सेलेक्ट कर लिए बाद नेक्स्ट क्लिक करो। कौन सा है हमारे पास इसमें से, पूरा लाइनएक्स है, ठीक है ना। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो हमारा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर वीएमवेयर के जरिए हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं उसका नाम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनएक्स पे क्लिक करो। कौन सा लाइनएक्स है, रेड हैट 5 है मेरा, ठीक है, 32 बिट है। सेलेक्ट कर लेना, रेड हैट 5 32 बिट। नाम रेड हैट लगा दो, लाइनएक्स रेड हैट लाइनएक्स बोल के नाम लगा दो। कहां पर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कहां करना है, कौन से ड्राइव में, जो ड्राइव में एक्सपी है वो ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है। एक्सपी हम लोग एल में डाले थे हमेशा से, एल में डाले थे ना एक्सपी। एल में एक नया फोल्डर बना लो, रेड हैट बोल के लगा लो नाम फोल्डर का, रेड हैट लाइनएक्स बोल के लिख लो नाम फोल्डर का। ये फोल्डर में हम लोग का पूरा लाइनएक्स का इंस्टॉलेशन के फाइल्स ये फोल्डर में रहेंगे। तो अब इंस्टॉलेशन कहां होने वाला है, एल पार्टीशन में रेड हैट लाइनएक्स बोल के फोल्डर में होने वाला है। नेक्स्ट करो, फिर कितना साइज देंगे, 40 दे दो, 40 38 जो बोले दे सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करना। नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर। यहां पर क्या करना है, सिर्फ ड्राइवर को चेंज करना है और हुआ तो रैम को सेट करना है। नेटवर्क का जो ड्राइवर है कौन सा मोड में लगाना है, ब्रिज, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट किस में रहता है, नेट में रहता। थोड़ा स्लो हो रहा है इन्हें। इसको नेट को हटाकर ब्रिज पे सेलेक्ट कर लो। रैम चेक कर लो कितना है, मेरे पास बढ़ के दे रहा हूं मैं, आप लोग जरूरत के हिसाब से 512 दो, ठीक है। मेमोरी 512 रिकमेंडेड जो है उतनी रखो। रिकमेंडेड 1024 बोल रहा था, 1024 दो। लैब में आई गेस 3 GB का है, हर एक सिस्टम में 3 GB की रैम है, तो 1024। यहाँ पे जब भी रिकमेंडेड जो रहता वो दिए तो हमको फायदा रहता, ठीक है ना। येलो कलर मिनिमम रहता, मैक्सिमम आप ब्लू कलर तक ही दे सकते हो, उससे ज्यादा दिए तो भी नुकसान रहता उसको। ब्रिज कर लिए, रैम देख लिए, ओके कर दो, फिनिश। अब पावर ऑन,
यहां पर चेक कर लो आप लोग डीवीडी दिखा रहा है या नहीं। आपकी डीवीडी डिटेक्ट हो गई खुद ब खुद, ऑटो डिटेक्ट पे है यहाँ पे माउंट, ठीक है ना। अगर नहीं हुई, आई गेस नहीं हुई डीवीडी डिटेक्ट, ईच है वो, डी है ना ये, ई चेक कर रहा हूँ, हालांकि हमारी डीवीडी डी में है, तो ये एक सेटिंग देख लो आप लोग। किसमें है हमारा, डी में है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड बोल के दिया देखो ना। चेक कर लो पहले आप लोग कौन सा है, डी ड्राइव यूज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। पहले देख लो सीडी का जो ड्राइव है कौन सा है, चेक कर लो आप लोग कौन सा है। यहाँ पे देखो ड्राइव डी ड्राइव में है डीवीडी मेरी, तो यहाँ पर आपका VMware का ड्राइव कौन सा यूज कर रहा हूँ अभी चेक करने के लिए, यहाँ पे देख लो आप लोग डी बोलकर। अगर यहाँ से नहीं आ रहा, चेंज करना है ड्राइव, क्लिक करना उस पर, डबल क्लिक करना, यहाँ से चेंज कर लेना, जो भी ड्राइव में आपकी डीवीडी है वो ड्राइव को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना, फिर पावर ऑन वर्चुअल मशीन करो। अब डिटेक्ट हो गई, दिख रहा आप लोगों को। यहां पर क्या करना है, एंटर दबाना है आपको। यहां पे बोल रहा हूं अगर ग्राफिकल मोड में करना है एंटर दबाओ, टेक्स्ट मोड में नहीं करना, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। ग्राफिकल मोड में आपको पता चलता है कि क्या क्या करना है, बल्कि उस पर क्लिक करके एंटर दबा दो आप लोग। दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक टेक्स्ट मोड, एक ग्राफिकल मोड रहता है। ग्राफिकल मोड में आपको जो ऑप्शंस आप पार्टीशन कर रहे हैं सब ग्राफिकली दिखते हैं। टेक्स्ट मोड से आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करते जाना पड़ता पूरा, fdisk को है, और एडवांस यूजर्स करते हो। सब रहते ग्राफिक्स अपने पास, नहीं रहते। यहां पर उन्हें आपको सीडी को टेस्ट करने का ऑप्शन देता, स्किप कर दो इसको, ठीक है ना। सीडी का कवर है, किसी कवर है खाली सीडी का। दिख रहा ना यहाँ पे सबको। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इंग्लिश। नेक्स्ट, यूएस इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इंस्टॉलेशन नंबर बोल रहा है, स्किप कर दो ये आप लोग, ठीक है। स्किप पे क्लिक करके ओके कर दो। हम लोग एक ड्राइव ऑलरेडी दिए ना उसको,
उस ड्राइव में और कुछ डेटा डिटेक्ट करा होने, क्योंकि पहले जब भी हम लोग VMware डाल रहे थे कुछ फोल्डर्स बना के डाल रहे थे, तो प्रीवियस डेटा है डिलीट हो जाता अगर आप पार्टीशन करना चाह रहे, बल्कि एक मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑलरेडी अगर आप जो पार्टीशन सेलेक्ट करें उसमें कुछ डेटा है तो इस तरीके का मैसेज दिखता आपको, यस क्लिक करें तो डेटा चल जाता वो है सो पार्टीशन का। फ्री स्पेस है तो नहीं पूछता। आप लोग लाइनक्स पार्टीशन करते वक्त सबसे मेजर एक ही पार्टीशन रहता, रूट फोल्डर बोलते हैं जिसको, जिसका सिंबल स्लैश रहता, फ्रंट स्लैश रहता जिसका सिंबल, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड स्लैश रहता। जितने भी लाइनक्स में फोल्डर्स रहते हम लोगों ने यूजुअली विंडोज में कैसा रहता, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव रहता था ना। लाइनक्स में पूरे के पूरे रूट फोल्डर के अंडर ही आते, पूरे जितने भी फोल्डर्स है लाइनक्स के रूट फोल्डर के अंडर आते। तो मेन फोल्डर है रूट फोल्डर आपका। आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन देते हो तो नहीं, ये ऑप्शन पूछता आपको यहाँ पे फ्री स्पेस करके डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करो बोल के पूछता एक ऑप्शन, या फिर कस्टम लेआउट बोल के पूछता। डिफॉल्ट अगर आप प्रेस करें तो एक ही पार्टीशन बनता जिसका नाम रूट फोल्डर रहता, जिसका सिंबल फ्रंट स्लैश रहता, ठीक है ना। स्लैश सिंबल रहता जिसका, और उसके अंदर उन्हें स्लैश को जितनी स्पेस दे रहे आप उन्हें हर पार्टीशन को उतनी स्पेस लॉजिकल ड्राइव्स को बांट लेके इस्तेमाल कर लेता हूं, खुद ब खुद उन्हें बना लेता हूं। कस्टम करे जब आपको हर एक पार्टीशन को कितना साइज देना है बोलना, आपको खुद बोलना रहता, और बेसिक पार्टीशंस को साइज देना रहता आपको, कम से कम वो बेसिक पार्टीशंस को आपको साइज देना रहता। बेसिक पार्टीशन क्या क्या रहते, बैकस्लैश बूट, बैकस्लैश ईटीसी, बैकस्लैश var और स्वैप मेमोरी और बैकस्लैश होम, ठीक है ना। ये बेसिक रहते, इसको कम से कम आपको साइज देना रहता। हम लोग कस्टम में पूरों को देंगे साइज, और हर एक में एक बार मैं ऑलरेडी बता चुका, फिर भी एक बार बोलूंगा कि हर फोल्डर के अंदर किस किस्म के फाइल जमा होंगे। क्या करने वाले हैं, कस्टम लेआउट, यानी कि हम हर पार्टीशन को हम खुद साइज देने वाले हैं। नेक्स्ट दिख रही स्पेस, हम लोग 40 GB बोले ना फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यहां पर दिखा रहा हूं आपको, जितनी दिए से दिख रहा आपको। अब फ्री स्पेस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते हुए अलग अलग पार्टीशन बनाते जाएंगे हम लोग। न्यू, सबसे पहले इतने बनाने के ऑप्शंस यहाँ दिख रहा आपको, बैकस्लैश बूट, बैकस्लैश होम, बैकस्लैश टीएमपी, बैकस्लैश यूएसआर, बैकस्लैश var, बैकस्लैश यूएसआर, बैकस्लैश ओपीटी, ठीक है। बैकस्लैश, ये क्या है, ये हम लोगों ने जैसा विंडोज में NTFS फैट बोल के देना रहता, यहाँ पर ext का ext2 फिजिकल वॉल्यूम LVM, सॉफ्टवेयर रैट, ये अलग अलग फाइल सिस्टम्स है, ठीक है ना। जिसमें ext3 हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम है और सबसे ज्यादा फायदा ext3 से मिलता हम लोग को, ठीक है। साइज, बैकस्लैश को ज्यादा से ज्यादा साइज देने की कोशिश करो आप, क्योंकि बैकस्लैश कोई भी सिस्टम में जुड़े हुए कोई भी फाइल्स को कभी भी जरूरत पड़ी स्पेस की, और तो कहीं आप उसको अगर कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल के हिस्से को अगर आप स्पेस नहीं दिए तो उन्हें बैकस्लैश से ही स्पेस पूछता, ठीक है ना। तो बैकस्लैश को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। कितना साइज है हमारे पास, 40 GB ना, 40 GB बोले तो 10 GB थी कम से कम, ठीक है। ये 10 GB है, 10,000 MB, ऑलमोस्ट नियर टू 10 GB है, एग्जैक्ट 10 GB नहीं है, नियर टू 10 GB है। फिक्स साइज, फोर्स टू बी ए प्राइमरी पार्टीशन अगर आप बनाए तो ये एक प्राइमरी पार्टीशन रहेगा, बाकी के पूरे लॉजिकल ड्राइव जाएंगे, ठीक है ना। लाइनक्स में प्राइमरी पार्टीशन यूजुअली बनाते, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रखना है आपको प्राइमरी पार्टीशन बनाते। अगर आप ये वाले बैकस्लैश को प्राइमरी पार्टीशन बनाना है तो फोर्स टू बी ए प्राइमरी पार्टीशन वगैरह क्लिक करो, नहीं भी क्लिक करे तो फर्क नहीं पड़ता आपको ज्यादा कुछ भी, ठीक है। हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, कोई भी प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनेगी क्योंकि लिमिटेशन आ जाती है प्राइमरी पार्टीशन बनाए तो। आप साइज दे दिए, ओके, एक बन गया, दिख रहा है यहाँ पे आपको। ऐसे ही फिर फ्री स्पेस सेलेक्ट करेंगे, न्यू, बैकस्लैश बूट को मिनिमम साइज देने की जरूरत, बहुत ज्यादा साइज देने की जरूरत नहीं है, 512 MB 250 MB काम हो जाता। बैकस्लैश बूट में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने के फाइल्स रहते मौजूद, ठीक है ना, बूटिंग फाइल्स मौजूद रहते। ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा तो उससे जुड़े हुए फाइल्स, बूटिंग से जुड़े हुए तमाम फाइल्स बैकस्लैश बूट में रहते।
तो मिनिमम साइज दे दिया तो काफी है, उसको बहुत ज्यादा साइज देने की जरूरत नहीं है उसको। 512 के आसपास का साइज दे दो उसको आप लोग। ओके ठीक है, फ्री स्पेस पे क्लिक करो, न्यू, बैकस्लैश हो गया, बैकस्लैश बूट हो गया, राइट, बैकस्लैश होम। बैकस्लैश होम जो है, इसके आप जितने भी यूजर्स बनाएंगे हर यूजर का एक होम मुकर्रर होता है। जैसा आप लोग विंडोज में अगर कई अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे, आप देखो हर अकाउंट के अंदर खुद का डेस्कटॉप का फोल्डर, खुद का डॉक्यूमेंट फोल्डर अलग से मौजूद रहता हर अकाउंट का, ठीक है ना। तो वो जो जगह अलग से उसकी पर्सनल वर्क स्पेस बोलते हैं आप उसको। तो वैसे आपके जो सो लाइनेक्स में जब भी जो भी यूजर अकाउंट बनाएंगे आप, हर यूजर अकाउंट के लिए एक होम फोल्डर बनता, ठीक है। तो ये बैकस्लैश होम के अंदर यूजर नेम का वो फोल्डर बनेगा। तो जितने भी यूजर्स आप बनाने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा इसका साइज, ठीक है ना। जो भी यूजर्स अपने होम में जितने भी फाइल्स रखेंगे वो फाइल्स बैकस्लैश होम के अंदर वो एक फलाना फलाना यूजर नेम का फोल्डर के अंदर मौजूद रहेगा। समझ में आ रहा ना। तो ये पर्सनल डेस्कटॉप सेटिंग्स है, जैसे कि डेस्कटॉप के जितने भी सेटिंग्स रहेंगे वो तमाम की जानकारी इसके अंदर मौजूद रहेंगी। पर्सनलाइज यूजर का होम है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा ज्यादा ही दियो, इसको भी हम लोग 10 दे देंगे, 10 GB दे देंगे, ठीक है। कितना हुआ 20 GB मैक्सिमम हो गया अभी यहाँ पर, और हमारे पास सिर्फ 20 GB मौजूद है, दिख रहा 10 GB। अगर आपको कुछ ई ड्राइव एफ ड्राइव बोल के अपने हिसाब से कुछ फोल्डर्स बनाना है तो आप बैकस्लैश बोल के नाम देके बना ले सकते हैं। मैं जब ओरेकल इंस्टॉल कर रहा था डेटाबेस का, ओरेकल को इंस्टॉलेशन के लिए एक फोल्डर की जरूरत पड़ती थी, माउंट पॉइंट बोल के, बैकस्लैश U01 या बैकस्लैश ओरा इंजन बोल के, जो भी नाम से आप देना चाह रहे दे सकते थे। तो अगर आप कुछ एक अलग सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग इतनी फलाना फलाना जगह मुकर्रर रहना है बोल के, ऐसा कुछ अगर आपका क्राइटेरिया है तो आप एक अपने नाम से आपके खुद के सहूलत के हिसाब से कुछ भी फोल्डर बना ले सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर रहे नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं वही करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश OPT, जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश OPT में इंस्टॉल होते हैं। जैसा हमारे पास विंडोज में प्रोग्रामिंग फाइल्स में रहता था, यहाँ पर बैकस्लैश OPT वैसी है। विंडोज में .exe फाइल्स रहते थे आपको, यहाँ पर पैकेजेस रहते, RPM पैकेजेस बोलते हैं। रेड हैट है ना, ये रेड हैट पैकेज मैनेजर बोल के एक यूटिलिटी है रेड हैट में, जो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रही है। VLC प्लेयर है आपका, तो .rpm VLC की फाइल लेकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं एक एक्सरसाइज आपको ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उस पर भी एक्सरसाइज लेके दिखाता हूँ, ठीक है। OPT फोल्डर का नाम है ऑप्शनल बोल के, जस्ट उसके अंदर जो भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे पैकेजेस हुए उसके फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट OPT में आके, जैसा अपने ने विंडोज में प्रोग्रामिंग फाइल्स बोल के फोल्डर मुकर्रर था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के फाइल्स वहां पर जमा होते थे जो यूज कर रहा सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इंस्टॉल्ड हुआ फाइल्स उसके यहाँ पर रख के इस्तेमाल करते हुए यूज करेंगे, पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होते, ठीक है। 5000 दे दो इसको, सॉरी मतलब 5000 में तो 5 GB। ये बेसिक चीजें हो गए। अब आप वार देना है दे सकते, फिर फ्री स्पेस पे क्लिक करो, न्यू, और एक्स्ट्रा चीजें हैं सो क्या है, एक वार दे सकते, वेरिएबल बैकस्लैश वार। मेल अगर कि कोई आपको भेजे, एक लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मेल भेज सकता है, इसका खुद की मेल यूटिलिटी एक मौजूद है, ठीक है ना। नेटवर्क कनेक्शन रहना जरूरी है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स टू लाइनेक्स दोनों में, ठीक है ना। लाइनेक्स खुद को भी भेज सकता है, उसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं है, बट लाइनेक्स में एक मेल की यूटिलिटी है। ऐसे कई यूटिलिटीज है, तो बैकस्लैश वार के अंदर स्पूल बोलकर उसके अंदर मेल्स जमा होते हैं आपके, तो अलग अलग ऐसी यूटिलिटीज के लिए वार इस्तेमाल होता। और बैकस्लैश टेम्पररी फाइल्स के लिए जमा होता। अब नहीं भी दिए तो चलता, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सो स्वैप मेमोरी है आपकी, ठीक है। स्वैप मेमोरी बोलते हैं आप। स्वैप क्या काम करता है, किसी को आइडिया है कुछ? आप लोग पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या था वो? पेजिंग मालूम है किसी को? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, क्या फायदा फिर पढ़ के? रैम, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रन हो रहा तो वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा, रैम में मेमोरी, कुछ मेमोरी को इस्तेमाल करते रहता है। कभी किसी सॉफ्टवेयर को रैम की मेमोरी अगर बस में हुई तो क्या करता उन्हें, हार्ड डिस्क में एक टेम्पररी
आप टेम्पररी अपना डेटा फ्लश कर देके उन्हें जगह रैम की खाली कर देके रैम में नए डेटा को डालता। जब फिर वो पुराने डेटा को अगर जरूरत पड़ रही पुराने डेटा की रैम को, तो वो डेटा को यहाँ पर लाता, रैम में से जो इस्तेमाल नहीं कर रहे डेटा वो वापस हार्ड डिस्क में डालता। तो हार्ड डिस्क का वो जगह वो लोकेशन को आप स्वैप मेमोरी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ का डेटा हार्ड डिस्क में डाल रहे और हार्ड डिस्क का डेटा वापस रैम में डाल रहे, ये कॉन्सेप्ट को आप क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोल रहे, ठीक है ना। और जो यूनिट्स में किया जा रहा है उसको पेजेस बोल रहे, पेजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जो मेमोरी यूनिट्स है, यानी कि एक पूरा डेटा अगर 5 जीबी का है तो ये 5 जीबी को 5 अलग अलग पेज के साइज में कन्वर्ट करके वो एक पेज, 2 पेज, 3 पेज इस हिसाब से जो सो हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहा है। समझ में आ रहा? तो स्वैप मेमोरी क्या है? रैम में अगर आपका रैम की मेमोरी इस्तेमाल हो गई, रैम से एक्स्ट्रा मेमोरी की अगर आपको जरूरत पड़ी तो जब स्वैप मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली स्वैप मेमोरी को आप अलोकेट कर रहे हैं जब क्या दिमाग में रखना चाहिए? रैम का जो साइज है आपका उसका डबल साइज स्वैप मेमोरी को देना चाहिए, ये रेकमेंडेड है स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो मेरा रैम है 3 जीबी, पर मैं यहाँ पर VMware में कितना रैम इस्तेमाल कर रहा हूँ? 1 जीबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं स्वैप मेमोरी 2 जीबी की दूंगा। समझ में आ रहा? समझ में आया नहीं आया? 1024 प्लस 1024 2048 एग्जैक्टली 2 जीबी दे रहा हूं। समझ में आ रहा? स्वैप मेमोरी रैम से दुगना रहना कभी भी साइज। स्वैप बोल के क्लिक करा, मेमोरी दे दिया, ओके कर देना, आ गया स्वैप मेमोरी। ये बेसिक इतना दिए तो भी काफी है। आप कंपनी अगर बोल रही है फलाना फलाना फोल्डर में इतना साइज रहना, इतना रहना बोलो, तो फिर कस्टमाइज कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके से आप हमेशा फ्री स्पेस करके न्यू बनाकर जैसा कंपनी के पार्टीशन जो बोल रही है बना बोलकर आप बना लेते जा सकते, ठीक है। साइज बाद में चेंज कर सकते क्या? कमांड है उसके, कर सकते जैसा, पर उसके लिए फ्री स्पेस रहना तुम्हारा जरूरी रहता थोड़ा तो भी, अगर तुम बढ़ा रहे तो। हाँ क्या बोले? अभी कर रहे ना, हो गए बात की बात बोलूँ मैं, करना कर सकते, बढ़ाना है बढ़ा लेके ओके कर दो, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हैं आप, गलती से कुछ गलत दे दिए साइज या कुछ नाम गलत दे दिए, क्लिक कर दो इस पर डिलीट कर दो, रीसेट को तो पूरा रीसेट हो जाता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है रैड LVM, ये अलग जो सो रैड बोले तो आप रैड 0 रैड 1 नाम सुने होंगे ना हार्ड डिस्क का, वो टाइप के चीजों के लिए उसके प्रॉपर्टीज के लिए आप रैड वो इस्तेमाल करेंगे। रैड LVM बोले तो लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर बोल के है वो, उसको उन्हें संभाल लेता। NTFS फोल्डर जैसा, सॉरी फाइल सिस्टम NTFS के जैसा यहाँ पे ext3 इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी जगह पे LVM दे दिए तो LVM मैनेज कर लेता है, फाइल सिस्टम की जगह पे LVM काम कर रहा है। यहाँ हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ LVM आता, वो वॉल्यूम मैनेजर रहता, सॉफ्टवेयर रहता, वो विंडोज के साथ नहीं आता, लाइनेक्स के साथ आता यूजुअली। विंडोज में भी रहता शायद, देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं है विंडोज का, बट लाइनेक्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता, विंडोज में भी रहता शायद, ठीक है। बेसिक पार्टीशन दे दिए, चेक कर लो ऊपर से नीचे तक, नेक्स्ट कर लेना। बाद में पूछो, जनरल डाउट्स बाद में पूछो, ठीक है। यहां पर आपका जो ग्रब लोडर है, बूट लोडर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ग्रब लोडर एक्स्ट्रा कुछ और है, अगर उसको सेलेक्ट करना है दो उसके बारे में तो जब, या फिर ग्रब लोडर को पासवर्ड लगाना है ताकि जो बोले वो लोग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इस्तेमाल करे, जैसा रहना, लोडिंग होते वक्त ही रुक जाता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रब लोडर को अगर लगाया तो पासवर्ड, ठीक है ना। एडवांस ऑप्शंस कुछ भी नहीं टच करो आप लोग, नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपका IP एड्रेस लगाने के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। DHCP इस्तेमाल करूं या मैन्युअली लगाऊं, नाम जो भी है मैन्युअली लगाऊं या DHCP इस्तेमाल करूं, इस बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप DHCP यहाँ पे लगा दिए तो आपको IP एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाय डिफॉल्ट कोई भी एक IP एड्रेस ले लेता, या आपके नेटवर्क में कोई सर्वर ऑलरेडी है जो DHCP का सर्वर है तो उन्हें इसको IP एड्रेस दे देता। समझ में आ रहा ना? मैन्युअली लगाएंगे IP एड्रेस, लगा के चेक करेंगे एक बार, इंस्टॉल है बाद भी कर सकते, मैं बता दूं इंस्टॉल है बाद भी, ठीक है।
एक नाम लगा देना, ये आपका होस्ट नेम रहता, डोमेन नेम रहता। दिख रहा है यहाँ पे DHCP है, मैनुअल आईपी एड्रेस लगा देंगे एक। वन डॉट वन हम लोग सर्वर का लगाए थे, राइट। 1.2 इसका लगाओ आप लोग। सबनेट मास्क 255.255.0, ठीक है। IPv6 का सपोर्ट रखना है नहीं रखना है उस पर आप क्लिक कर तो पता हो जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। गेटवे नहीं दिए बोल के उन्हें प्रॉम्प्ट कर रहा, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करो। यहां पर आप टाइम सेट कर रहे हैं, आपका लोकेशन सेट कर रहे हैं, टाइम का टाइम जोन सेट करते हैं ना, ग्रीनविच टाइम, यहां पर सेट कर रहे हो। हम लोगों का एशिया कोलकाता रहता, ठीक है। ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, ये रूट का पासवर्ड है। मैं आपको बोला एक सुपर यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपका विंडोज में जैसा एडमिनिस्ट्रेटर रहता, सुपर यूजर रहता, उन्हें पूरे कंप्यूटर का अख्तियार उसको ही रहता। यहाँ पर रूट को तमाम कंप्यूटर का अख्तियार रहता। तो रूट बोल के यूजर नेम ऑलरेडी है हमारे पास, जैसा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बोल के यूजर नेम रहता था विंडोज में, यहाँ पर सेम वही रूट है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? रूट है। तो यूजर नेम, यूजर अकाउंट का नाम क्या रहेगा? रूट रहेगा। नाम रूट लगा दो। हाँ नहीं, ये रूट का आपको देना ही रहता पहले इंस्टॉलेशन के टाइम पे। आप एडमिनिस्ट्रेटर का इंस्टॉलेशन के बाद देते नहीं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर पासवर्ड देके भी देते थे या पासवर्ड देके देते थे, पर दे देते थे, पर यहाँ पर ही दे दो। तो ये जो रूट बोल के यूजर है उसका पासवर्ड क्या लगाना है आपको? सेम रूट ही लगा दो, भूलना नहीं बोल के, ठीक है ना। यूजर नेम क्या, ये पासवर्ड किसको इस्तेमाल होगा? एक यूजर है, सुपर यूजर, जिसका नाम क्या है? रूट है। समझ में आ रहा ना। तो मैं भूलना नहीं बोल के जो यूजर का नाम है वही उसका पासवर्ड भी लगा दे रहा हूँ। यूजुअली कंपनीज में नहीं यूज करते ऐसा, बट हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करना है बोलकर जो बेसिक यूजर नेम है पासवर्ड भी वही लग दे रहे। ये पासवर्ड किसका दे रहा हूं मैं? एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को यूज होगा ये। और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का नाम क्या है लाइनेक्स में? रूट है। कम से कम 6 कैरेक्टर्स दो बोल रहा है, तो ठीक है, कुछ 6 कैरेक्टर्स का दे दो एक। हाँ SA लैब दे दो, ठीक है ना। SA लैब 1 2 3 दे दो, ठीक है। SA लैब 1 2 3, भूलो ना को आप लोग। क्या है पासवर्ड? SA लैब 1 2 3, SA लैब 1 2 3 लिख लो अगर भूल गए तो। क्योंकि आप रूट का पासवर्ड जो सो आप लोग को 2-3 कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल होगा। यहां पर देखो सब जने लाइनेक्स इंस्टॉल करते वक्त कुछ बाय डिफॉल्ट पैकेज दे रहा हूं, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर दे रहे हैं हमारे पास। अब सॉफ्टवेयर का नाम भूल जाएंगे आप लोग। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं मतलब लाइनेक्स में पैकेज इंस्टॉल कर, समझ में आ रहा ना। तो बाय डिफॉल्ट कुछ पैकेजेस दे रहा हूं आपको। तो यहां पर आप कस्टम नाउ बोल के करो क्लिक, और पूरे पैकेजेस इस्तेमाल कर लो, पूरे पैकेजेस सेलेक्ट कर लो। इतने पूरे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी पैकेजेस सब पे टिक कर दो। ठीक है। अगर आप अलग से कुछ पैकेजेस नहीं चाह रहे इंस्टॉल करना तो कस्टम नाउ बोलकर अंदर जाकर जो भी पैकेज नहीं होना है आपको उसको टिक कर लो आप लोग। समझ में आ रहा? अंदर दिख रहे एक एक के अंदर कितने ही पैकेजेस है। ये 2 को टिक कर दो, नेक्स्ट करो। इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है हम लोगों को चेक कर लो। अंदर एक एक के अंदर ये चीजें इंस्टॉल होने वाले। डेवलपमेंट के जावा अगर करना चाह रहे हैं आप लाइनेक्स पे तो इस पे क्लिक करना जरूरी है आपको, ठीक है। रूबी प्रोग्रामिंग करना है, KDE सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, जो भी करना है उस पर टिक कर लेना।
सर्वर्स, इसको आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे इसको DHCP सर्वर बनाना चाह रहे, DNS सर्वर बनाना चाह रहे, समझ में आ रहा? DNS, DHCP, MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करना चाह रहे, FTP सर्वर बनाना चाह रहे आप, एक और डेटाबेस है, ठीक है? जो भी आप टिक करेंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे जब का जब। MS ऑफिस के है टूल्स थोड़े, लैंग्वेजेस कौन सा लैंग्वेजेस का सपोर्ट होना चाह रहे वो भी आप चेक कर ले सकते हैं। ये इसको नको टिक करो, जरूरत नहीं है हम लोग को पूरा सपोर्ट की, खाली मिलके कंफ्यूजन होता है, ठीक है? नेक्स्ट 32 पैकेजेस हम लोग सेलेक्ट करें 39 में से, चेकिंग डिपेंडेंसीज इन पैकेजेस, यानी कि एक पैकेज अगर किसी और पैकेज पे डिपेंड है तो वो पहले इंस्टॉल करके ये पैकेज को इंस्टॉल करना है, हमने आ रहा ना, वो चेक कर ले रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, दिख रहा फॉर्मेट हो रहा, बैकस्लैश हम लोग दिए थे बनाओ बोल के एक, वो फॉर्मेट हो गया, एक के बाद एक जितने भी हम लोग पार्टीशंस देंगे पूरे फॉर्मेट हो जाते हैं, और फिर पैकेजेस जो हम लोग सेलेक्ट करें इंस्टॉल हो जाते हैं, फाइनली लाइनक्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है आपका। देख लेते जो एक बार, हम लोग क्या क्या दिए, बैकस्लैश ऑप्ट, बैकस्लैश होम, बैकस्लैश बूट, बैकस्लैश होम, बोला मैं वो, ठीक है? वो बेसिक चीजें हैं जो देना जरूरी रहता हर एक जगह पे, इतने तो चीजें पूछते कैसा भी। सो आप तो देना ही रहता कैसा भी आपको। अगर आप लोग ये सब अलग से पार्टीशन नहीं देना चाह रहे एक एक को, तो हम लोग कस्टमाइज लेआउट बोल के जब ऑप्शन सेलेक्ट करे थे उसकी जगह पे डिफॉल्ट लेआउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, तो सिर्फ एक बैकस्लैश को कितनी जगह देना है वही पूछता उन्हें, और पूरी जगह वो इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि पूछता भी नहीं आपको बैकस्लैश की स्पेस, हार्ड डिस्क में जितना उसको जगह दे रहे हैं आप, जो हार्ड डिस्क में आप जमा करना चाह रहे लाइनक्स का पार्टीशन को, जो हार्ड डिस्क के में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं लाइनक्स में, वो हार्ड डिस्क का पूरा साइज को इस्तेमाल कर लेके उन्हें एक बना लेता खाली बैकस्लैश बोलकर, सॉरी फ्रंट स्लैश बोलकर, मैं जहां भी बैकस्लैश बोला वो फ्रंट स्लैश है एक्चुअली, कंफ्यूज ना कहो, फॉरवर्ड स्लैश। रूट फोल्डर में पूरे फोल्डर्स रहते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हायरार्किकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों बोलते हैं हायरार्किकल? मैं डेटाबेसेस में पढ़ाया था एक बार आप लोगों को, रूट फोल्डर के अंदर पूरे फोल्डर्स जमा होते हैं, जो भी बनाने हुए, जो भी बनते फोल्डर्स मेन रूट फोल्डर के अंदर बनते जा रहे पूरे। तो रूट फोल्डर मेन फोल्डर है आपका, उसके नीचे है सब फोल्डर्स, पेरेंट फोल्डर्स है, सबसे लास्ट फोल्डर को आप लीफ फोल्डर बोलेंगे। देखो यहां पर आप लोग वर्क करो, यहाँ पे ये जितने भी यहां पर बोल रहा है एक के बाद एक इंस्टॉल होते जा रहे हैं, ये पैकेजेस है। यहां पर देखो एक बार, इंस्टॉलिंग बैंड पेजेस बोल के बोल रहा है, दिख रहा है आपको? लाइनक्स में एक खास बात यह है, लाइनक्स के जितने भी कमांड्स है वो कमांड्स को समझने के लिए एक डिटेल डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाता है, मैन फोल्डर, मैनुअल पेजेस बोल के, हर कमांड के डिटेल्स उसमें मौजूद रहते। तो कभी कुछ कमांड अगर आप भूल गए, कमांड के पैरामीटर्स भूल गए आप, मैन स्पेस कमांड लिखे अगर आप, तो कमांड के पूरे डिटेल्स आपको दिख जाते हैं, MAN, मैन, ठीक है ना? मैन डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर कमांड्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है, समझ में आया? कुछ लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर रहा है ताकि आप वो लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स लिख सके डायरेक्ट, जावा के अगर उन्हें इंस्टॉल करा तो आप जावा के भी रन कर सकते हो, JDK अगर इंस्टॉल करा है बाय डिफॉल्ट
तो जावा रन होता। कर सकते हो, उसके लिए आरपीएम फाइल इंस्टॉल डाउनलोड करना, फिर इंस्टॉल करना जावा की जो है जेडी के आरपीएम में मौजूद होता है। डॉट .exe जैसा वहां पे रहता है, यहाँ पे डॉट आरपीएम रहता है, आरपीएम। क्या क्या चीजें इंस्टॉल हो रही है एक बार गौर करते जाओ आप लोग। हम लोग ज्यादा पैकेजेस को सेलेक्ट करें बोले के 20 मिनट्स दे रहा। एग्जाम में आप उतने पैकेजेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इंस्टॉलेशन लाइनक्स इंस्टॉलेशन का अगर आया साइज, तो मैं जो 2 पैकेजेस को टिक करा था वेब डेवलपमेंट के और के एक और था ना वहां पर वेब सर्वर्स वेब डेवलपमेंट, तो उसको टिक नहीं करना आप लोग एग्जाम में। कोई भी पैकेज को इंस्टॉल ना करो, उतना टाइम नहीं लेता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है आपको पैकेजेस इंस्टॉल है के बाद, इसलिए 20 मिनट्स बोलकर टाइम दे रहा है। जितने ज्यादा पैकेज इंस्टॉल करें आप उतना टाइम होता आपको। आवाज नहीं। पैकेज क्या है अभी जो इंस्टॉल हो रहा पीछे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे बाय डिफॉल्ट। आरपीएम के पैकेजेस है वो, दिख रहा डेवलपमेंट पैकेज। तो पैकेज क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पर एक अलग फोल्डर में है। देखो एक कंटेनर रहता पैकेज, जिसमें बाइनरी फाइल्स रहते, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते और डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स रहते। यानी कि आप बाइनरीज बोले तो जीरोज और वंस, सीधा कंप्यूटर समझे जैसे फाइल्स मौजूद रहते पैकेज में। और कॉन्फ़िगरेशन जो सॉफ्टवेयर रहता, सॉफ्टवेयर के जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते पैकेज के अंदर, वो भी मौजूद है। और डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स मौजूद है। यहाँ पर एक अलग फोल्डर सॉरी एक अलग नोटपैड में मैं पैकेज के डिटेल्स लिख के रखा। आप लोग जिसको जरूरत है वो लोग लिख ले सकते हैं। पैकेजेस को देखने के कमांड्स है। ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए पैकेजेस अगर देखना है तो आपको आरपीएम स्पेस -QA अगर ये कमांड मारे आप, तो जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है पूरों के नाम आपको इस तरीके से दिखते। ये आप लोग कमांड टर्मिनल में मानना। मैं आपको बताता हूँ अभी खोले बाद, एक बार इंस्टॉलेशन हो गए बाद पैकेजेस देखने का कमांड भी बताता हूँ मैं आप लोगों को।
गर्म हो जाता हूँ। तो इंस्टॉलेशन हो गए बाद एक कमांड से पैकेजेस जो भी है आप चेक कर ले सकते हैं जितने इंस्टॉल्ड है rpm-qa से। आगे जो एक एक्सरसाइज में मैं बताता हूँ पैकेज इंस्टॉल कैसा करना। आपका इंस्टॉल करने का कमांड rpm-ivh और जो पैकेज है वो पैकेज का नाम, पैकेज के नाम ऐसे रहते, देखो एक्सटेंशन पैकेज का .rpm रहता। अगर पैकेज आपको जो रिप्लेस करना है तो इस तरीके से रिप्लेस पैकेज बोल के लिखेंगे। फिर से इंस्टॉल करता है ये कमांड। एक कमांड है पैकेज को अपग्रेड करने का, IVH की जगह पे UVH आ जाता वहां पर। फाइनली पैकेज को अनइंस्टॉल करने के कमांड्स rpm-e पैकेज नेम अनइंस्टॉल करने के लिए। एग्जाम में पैकेजेस को क्लिक ना करो। आप लोग को मैं पैकेजेस इंस्टॉल कैसा करना दिखाना था, इसलिए ऑलरेडी टिक कर दिया मैं, ठीक है ना। उतने मुझसे पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं करो, तो बहुत टाइम लेता है इंस्टॉल होने। ये इंस्टॉलेशन होने के दौरान कुछ कमांड्स को देखेंगे लाइनेक्स के। एक बार इंस्टॉलेशन हो गए बाद आप लोगों के पार्टीशंस बन जाते हैं कहीं। अगर आपको खाली जगह देखना है लाइनेक्स में, फ्री स्पेस, उसके लिए कमांड है df-h। ये कमांड से क्या हो रहा, फ्री स्पेस मालूम हो जाती है आपको। लाइनेक्स में जो फ्री स्पेस है और हर एक पार्टीशन कितना लिया वो भी मालूम हो जाता। डिस्क फ्री बोले जैसा, कमांड का नाम क्या है, डिस्क फ्री। df-u इसका मतलब क्या रहेगा, ये क्या कमांड है, यानी कि डिस्क में आपके जितने भी फोल्डर्स फाइल्स जो भी जितनी भी जगह लेंगे तमाम की डिटेल्स आपको दिखाएंगा ऑन डिस्क फ्री। और ये इंपॉर्टेंट कमांड है बहुत। डीबीए भी बने आप तो आप एज अ डीबीए भी आपको चेक करते रहना रहता है ये कमांड से, कितनी डिस्क फ्री है, कितनी डिस्क ऐसा यूज हो रही। समझ में आ रहा, डिस्क फ्री और क्या, डिस्क यूज्ड, डिस्क सॉरी DU है ये, DU-H, डिस्क फ्री और क्या, डिस्क यूज्ड, ठीक है। यहां पर -H क्यों दे रहा हूं मैं, -H का मतलब कमांड तो यही है खाली df। अगर मैं -H नहीं दिया तो आपको बाइट्स में आपका डेटा का साइज बाइट्स में दिखता। -H देने से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं, H को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बोलते हैं आप। H देने की वजह से आपको MBs GBs में आपको जो भी फोल्डर का साइज है MBs और GBs में दिखेगा आपको। यूजुअली ये कमांड, दो कमांड डेटाबेस या के किस्म के सॉफ्टवेयर अगर आपका लाइनेक्स पे इंस्टॉल है तो उसके हर फोल्डर हर फाइल डेटाबेस की कितनी जगह ले रहा उसको मॉनिटरिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोग एज अ डीबीए अगर कभी लाइफ में डीबीए का काम कर रहे, ओरेकल डेटाबेस समझो लाइनेक्स पे इंस्टॉल्ड है,
और ओरेकल डेटाबेस को मॉनिटरिंग करना पड़ता, क्योंकि फाइल्स उसका फाइल साइज बढ़ते रहता, क्योंकि फाइल साइज बढ़ रहा, जो हार्ड डिस्क है वो भी जो सो उसके अंदर तमाम साइज ऑक्यूपाई होते चल जाता, तो आपको मॉनिटरिंग करना रहता। तो आप रोज तो मॉनिटरिंग नहीं करते, तो आप क्या करते, ये कमांड को इस्तेमाल करते हुए लाइनेक्स में शेल स्क्रिप्ट लिखते आप लोग। समझ आ रहा? शेल स्क्रिप्ट का फायदा भी बता रहा हूं आपको मैं इसमें। शेल स्क्रिप्ट क्या है, मैं एक क्लास में पढ़ाया था आपको। शेल स्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ कमांड्स रहता, कई कमांड्स आप लोग एक जगह पे एक स्क्रिप्ट में लिख देते। स्क्रिप्ट क्या करता है, एक के बाद एक जरूरत के हिसाब से अलग अलग कमांड्स को इस्तेमाल करके एक मुकर्रर काम को आपको सही तरीके से करके देता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल बोलूं मैं स्क्रिप्ट लिखने का, जैसे कि बोला मैं ओरेकल की ओरेकल का डेटाबेस आपके लाइनेक्स में इंस्टॉल है। हार्ड डिस्क में कई पार्टीशन है, ओरेकल डेटाबेस कई पार्टीशनों को इस्तेमाल कर रहा, कोई पार्टीशन फिल हो गया बाद ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर सकता और स्टॉप हो जाता। अगर क्रिटिकल फोल्डर है तो ओरेकल डेटाबेस स्टॉप हो जाता, नहीं तो उन्हें जो सो डेटा जो एंट्री कर रहे उन लोगों को यानी कि यूजर्स को एरर्स देता। और अगर आपको यूजर्स को एरर्स आए तो क्लाइंट जो यूज कर रहे हैं उन लोग आपके मैनेजर को कंप्लेंट करते कि हम लोग ये फलाना फलाना सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। समझ में आ रहा ना? तो सीधी तरीके से आपको जो सो बुलाकर क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं देख रहे, डेटाबेस क्यों नहीं मैनेज कर रहे बोलते। तो आपको हमेशा तो आप चेक नहीं कर सकते कितना साइज फिल हो रहा, तो उसके लिए क्या करते, एक स्क्रिप्ट लिखते, लाइनेक्स की स्क्रिप्ट लिखते, जिसमें ये कमांड को इस्तेमाल करते हुए, मॉनिटरिंग के कमांड इस्तेमाल करते हुए, मेल कमांड्स को इस्तेमाल करते। वो स्क्रिप्ट जैसा जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखते हो लोग, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते कि आपकी हार्ड डिस्क खुद ब खुद मॉनिटर होते रहती। समझ आ रहा ना? जैसे एक आप बता देते एक फलाना फलाना साइज वो स्क्रिप्ट में मेंशन करते आप, समझो 20 GB आपकी हार्ड डिस्क है, समझो 25 GB की, आप बोल रहे हो 20 GB। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क 20 GB क्रॉस हुई, आपको आपके मेल पे मेल आना शुरू हो जाते खुद ब खुद, अलर्ट मेल। आप वो मैटर में भी क्या मैटर से मेल आना है भी आप स्क्रिप्ट में लिख देते हो, अलर्ट मैसेजेस जो है स्क्रिप्ट में लिख देते हैं आप। इस तरीके के कमांड आप लोगों को अगर DBA है तो लिखना पड़ता, आपको इस तरीके के शेल स्क्रिप्ट लिखना पड़ता। तो वैसे टाइम पे ये कमांड, बेसिक कमांड बहुत काम में आते। समझ नहीं आ रहा? मेरे पास एक स्क्रिप्ट होंगी, एक बार आप लोगों को दिखाता हूं अगर है तो। लाइनेक्स इंस्टॉलेशन का टाइम लग रहा बोलकर मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं यहां पर। रियल टाइम स्क्रिप्ट की जो बात कर रहा मैं वो एक बार दिखाता हूं अगर मेरे पास है तो मौजूद। यहां पर देखो एक बार, दिख रही शेल स्क्रिप्ट, इस तरीके की शेल स्क्रिप्ट रहती है। एक शेल स्क्रिप्ट है, ये डिस्क को मॉनिटर कर रही है आपके। ये स्क्रिप्ट रन होने के लिए ऑटोमेटिकली आपको जो सो टाइम बाय टाइम रन होने के लिए क्रॉन जॉब बोल के यूटिलिटी है लाइनेक्स में, क्रॉन जॉब बोल के।
क्रॉन का एक फोल्डर रहता, उसके अंदर हाफ एन आवर को अगर आप ये स्क्रिप्ट को रन करना है तो हाफ एन आवर का एक फोल्डर रहता, एक एक घंटे के बाद करना है या एक दिन के बाद करना है तो जो फोल्डर में आप डाले उसके हिसाब से, फोल्डर के हिसाब से रन होते रहती। अगर वैसा नहीं चाह रहे आप बाई डिफॉल्ट खुद से इन्हें रन होना बोले तो आपको एक अलग क्रॉन की फाइल बनाना पड़ता, फलाना फलाना टाइम पे रन हो या हर 1 मिनट को रन हो, हर 4 मिनट को रन हो। आप अगर वैसा शेड्यूल करके लगाए तो उसको उस शेड्यूल के हिसाब से रन होती है। क्या है ये कमांड, समझ नहीं आ रहा? ये रिमोटली हो रहा बोलकर SSH से उन्हें मैं रिमोटली लॉगिन हो जा रहा हूँ, उन्हें खुद ब खुद रिमोटली लॉगिन हो जा रहा, जो मेन सर्वर है वहां पर फलाना फलाना आईपी पे ये कमांड उन्हें एग्जीक्यूट करके दिख रहा। दिख रहा आपको कमांड, दिख रहा ना? इस तरीके से कमांड ऐसे जगहों में काम में आता ज्यादा करते हुए। दिख रहा आपको? डिस्क फ्री यूजेज डेटा, यानी कि df-h कमांड डिस्क फ्री जितना है उसके बारे में जानकारी दे रहा आपको। समझ में आया स्क्रिप्ट? ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है लाइनेक्स के, जिस नजर डालो एक बार। आप लोगों को ये कमांड्स मैं पूरे रखता हूँ, एक बार नजर रखो आप लोग। ये आपके फोल्डर में ये कमांड्स भी रखता हूँ मैं एक साथ पूरे। ये टोटल कमांड्स है लाइनेक्स के, बेसिक कमांड्स है समझो, ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स है लाइनेक्स के। मतलब अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर दिए सो कमांड्स है ये लाइनेक्स। दिख रहा आपको यहाँ पर? हाँ क्या बोले? यहाँ पर देखो एक बार, जस्ट ऐसी डिस्कस कर रहा हूँ मैं बेसिक कमांड्स के बारे में, आपको अलग से करके दिखाऊंगा मैं अलग उसमें। लाइनेक्स में जितने भी डायरेक्टरीज है, ये फाइल के कमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग खाली, ठीक है ना? लाइनेक्स में फाइल से जुड़े हुए कमांड्स एक जगह पे है पूरे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ls कमांड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कमांड है ये, लिस्ट कमांड बोलते हैं इसको। डायरेक्टरी लिस्टिंग करता है नहीं, डायरेक्टरी समझ रहे हैं ना? विंडोज में डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? फोल्डर्स जिसके अंदर रहते यूजुअली, फाइल्स रहते, फोल्डर्स रहते। डायरेक्टरी आपकी, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स रहते, ठीक है ना? तो आप ls कमांड करें तो पूरे आपको डायरेक्टरीज के नामा दिख जाते, समझ में आ रहा ना? ls कमांड मारे तो डायरेक्टरीज के नामा दिख जाते। ls-al, ls-l एक्चुअली एक कमांड है, ls-a कमांड है। आप एक चीज यहाँ पे लाइनेक्स की खासियत क्या है, कमांड्स को आप मिक्स करके एक साथ बोल सकते हो, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा, दोनों कमांड के प्रॉपर्टीज एक ही कमांड में आ जाते। ls कमांड क्या कर रहा, डायरेक्टरीज को लिस्ट कर रहा। ls-a हिडन फोल्डर्स और हिडन डायरेक्टरीज दिखाता आपको। हिडन समझते ना? हम लोगों ने विंडोज में भी कुछ फोल्डर्स को हम हाइड कर दे सकते थे, लाइनेक्स में बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर्स हिडन रहते, आपको दिखते नहीं, ठीक है ना? तो उस तरीके के फोल्डर्स भी आप देख सकते।
उसके लिए ls-a देते। l क्या करता, आप खाली ls मारे तो आप जो भी डायरेक्टरीज है पैराग्राफ के जैसा आपको लिस्ट दे देता हूं। अगर आप l दे रहे तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिस्ट के तौर पर एक नामा जमा होके दिखाता आपको जितने भी डायरेक्टरीज मौजूद है आपके। समझ आ रहा ना? ls-al बोले तो क्या कर रहा हूं, हिडन फाइल्स के साथ दिखा रहा आपको, लिस्ट में दिखा रहा, लॉन्ग लिस्ट में दिखा रहा। cd डायरेक्टरी, आप जो भी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाह रहे, यानी कि फलाना रूट डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी है, cd स्पेस होम मारे आप होम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है ना? कोई भी डायरेक्टरी में दाखिल होने के लिए cd का कमांड, और एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है cd कमांड से जाते हैं आप। सिर्फ cd दबा दे के एंटर मारे तो आप मैं क्या बोला, हर यूजर अकाउंट को एक होम रहता बोला, ठीक है ना? आप जो अकाउंट से कनेक्टेड हुए वो अकाउंट का एक होम फोल्डर रहता, आप खाली cd मारे तो वो होम फोल्डर में चल जाता। cd डॉट डॉट मारे तो जो फोल्डर में आप मौजूद है वो फोल्डर के बाहर आ जाता है। cd डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट मारे आप तो एक साथ दो फोल्डर्स के बाहर आ जाता है। यानी कि समझो आपका एक फोल्डर पेरेंट फोल्डर है रूट बोलकर, ठीक है ना? रूट के अंदर एक फोल्डर है होम फोल्डर बोलकर, होम फोल्डर के अंदर एक यूजर है slab यूजर बोलकर, आप slab यूजर के अंदर मौजूद है। तो आप अगर यहां पर cd स्पेस डॉट डॉट फ्रंट स्लैश डॉट डॉट मारकर एंटर करें आप तो सीधा रूट में आ जाते हैं। समझ आ रहा ना? दो फोल्डर्स पार होकर आ जाता है एक साथ। pwd प्रेजेंटली कौन सी डायरेक्टरी में मौजूद है आप, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी फुल फॉर्म है उसका, प्रेजेंटली कौन सी डायरेक्टरी में आप मौजूद है उसका पूरा पाथ देता हूं। कभी आप भूल जाते हैं अंदर जाकर कोई भी फोल्डर में, अभी मैं कौन से फोल्डर में हूं अगर आपको देखना है, फोल्डर का नाम तो नहीं रहता कभी कभी, अगर आपको पूरा पाथ देखना है pwd कमांड मारे तो आपको ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये है, फलाना फलाना ये फोल्डर है, आप ये फोल्डर में मौजूद है डिटेल इंफॉर्मेशन दिखती है आपको। नए डायरेक्टरीज बनाने के लिए कमांड mkdir, डायरेक्टरीज डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए rm फाइल कमांड है, ठीक है? खाली डायरेक्टरी के लिए rmdir कमांड रहता। एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, देखेंगे एक बार। यही कमांड्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, कमांड्स के कैटेगरीज इस तरीके से बना के रखूंगा मैं, ठीक है ना? एग्जाम में इसी में से कोई तो भी कमांड्स पूछूंगा मैं आपको। लाइनक्स इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या करना है आपको, रिबूट ऑप्शन देना, रिबूट पे क्लिक करो, सीडी निकाल लो, डीवीडी निकाल लो आपकी, आईएसओ फाइल से सीडी में राइट करा, आईएसओ फाइल ऑलरेडी है आपके वहां पे रखी हुई, पर अगर आप आईएसओ फाइल को इस्तेमाल करके इंस्टॉल कर रहे तो आपको ये पूरे स्टेप्स नहीं दिखते, सिर्फ एक बैकस्लैश रूट बनेगा उसी में इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। सीडी से ही करना, मैं इसलिए तो सीडी से अलग वीडियो बना, फोल्डर है तो कवर है। यहां पर देखो एक बार लाइनक्स स्टार्ट हो रहा आपका, शो डिटेल्स बोले तो आप देख सकते हैं कौन से कंपोनेंट चालू हो रहे हैं लाइनक्स में, कौन से फेल हो गए तो यहाँ पर फेल्ड बोल के मैसेज देता आपका। लाइनक्स में कई बार क्या होता, फोल्डर्स कभी कुछ करप्ट हो गए, काम नहीं कर रहे, तो कोई ना कोई कंपोनेंट कभी काम नहीं करते रहता, तो आप डिटेल्स पे क्लिक करते तो स्टार्टअप में कौन से कंपोनेंट स्टार्ट हुए कौन से नहीं हुए आपको पता चल जाता। और एक चीज याद रखो, मेन एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर का नाम क्या है इसमें, रूट है, ठीक है ना? रूट के स्पेशल कमांड रहते हैं जो एसबीन में रहते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त बोला था
पूरे कमांड्स बैकस्लैश बिन में उसका डेफिनेशन रहता और रूट के स्पेशल कमांड्स बैकस्लैश एस बिन में रहते। तो रूट के जो स्पेशल कमांड्स है आप रूट की डायरेक्टरी से ही लॉगिन होके देख सकते। तो हम लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ रूट में ही डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन के ही प्रैक्टिस करके देखेंगे। पर अगर याद रखो आप लोग, याद रखो रूट यूजर नेम से जब आप लॉगिन हो रहे, कोई भी अगर फोल्डर करप्ट हो गया उसके अंदर तो आपको पूरे से फिर से नए से लाइनेक्स इंस्टॉल करना पड़ता। समझ में आ रहा ना? लाइनेक्स का एक सबसे बड़ा क्या है, आप लाइनेक्स को खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? लाइनेक्स को मॉडिफाई करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं आप। उस वजह से क्या है, लाइनेक्स में जो भी काम कर रहे हैं लाइनेक्स में आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहते हैं, उसके तमाम किस्म के फाइल्स मौजूद रहते। कोई भी एक फाइल अगर करप्ट हो गई तो एक फलाना यूटिलिटी काम नहीं करती। एक प्रॉब्लम मेरे पास ये हुआ था कि मेरे नेटवर्क से जुड़े हुए फाइल्स करप्ट हो गए थे, जिस वजह से मैं नेटवर्किंग ही नहीं कर सक रहा था। समझ में आ रहा ना? तो जो भी आप काम कर रहे देख समझ के इस्तेमाल करो, जितना करना है उतना ही करो। समझ में आ रहा ना? जो बताया गया उतना ही काम करो। एक बार पूरा प्रैक्टिस हो गया बाद में आपको जरूरत पड़ी तो एक्सपेरिमेंट जो भी करना है पढ़ के नेट से जो भी एक्सपेरिमेंट करना है बाद में करो, आप लोग लैब में मत करो। फॉरवर्ड, अब ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है बस, ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, यस आई एग्री पे क्लिक करके फॉरवर्ड करेंगे। यहां पर उन्हें बता रहा कौन से सर्विसेज ऑन रहना है बोलकर, ठीक है ना? फायरवॉल एनेबल डिसेबल जो करना है कर लेना। आप डिसेबल कर दे रहा हूं मैं फायरवॉल, हम लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है। फायरवॉल अगर डिसेबल करे तो नेटवर्किंग की कुछ चीजें करना है तो कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है? अगर आपकी कंपनी बोल रही है एनेबल करो तो एनेबल करके रखो उसको। यस, वार्निंग देता है उन्हें। एसई लाइनेक्स, लाइनेक्स के अंदर एक एनहांस सिक्योरिटी है एसई लाइनेक्स बोलते, ठीक है ना? जरा सिक्योरिटी बढ़ के रहती इससे। कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एसई लाइनेक्स को आपको डिसेबल करके रखना रहता है। जैसे कि ओरेकल डेटाबेस है, अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ओरेकल डेटाबेस लाइनेक्स में, वो टाइम पे आपको एसई लाइनेक्स को डिसेबल करके रखना था। तो उसकी जरूरत के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एनेबल करना है एनफोर्सिंग, डिसेबल करना है डिसेबल। परमिसिव बोले तो कुछ फलाना चीजों को अलाउ करो, फलाना चीजों को नहीं करो, वो वाले सेटिंग्स करना है तो अगर आपको परमिसिव। नेक्स्ट, अब कभी भी आप सिक्योरिटी कम कर रहे, फायरवॉल कम कर रहे तो उन्हें वार्निंग देता आपको कभी। एनेबल केडम क्या है देखो, पढ़ो एक बार। कर्नल क्रैश डंप है, यानी कि सडनली आपका कर्नल कभी क्रैश हो गया, जैसा विंडोज में भी रहता है। यूजुअली विंडोज का एक बैकअप रहता है इंस्टॉलेशन करे जब आप, उन्हें पूछता बना के रखूं क्या, इतना साइज लूं क्या, करना चाह रहे आप उसको ऑन कर देके कर सकते हैं आप। करे तो फायदा ये है कि कभी कुछ फाइल्स करप्ट हो गए तो यहां से उन्हें इस्तेमाल कर ले सकता। फिर से रिबूट का ऑप्शन पूछा उन्हें, इसलिए मैं डिसेबल कर दे रहा हूं, उतना जरूरी नहीं है वो। बट केडम क्या कर रहा, कर्नल क्रैश हुआ रहा तो उसमें रिकवर करने में मदद करता आपको। फाइनली डेट और टाइम सेट कर लेना। यहां पर नेटवर्क है क्या, ऑलरेडी इंटरनेट है क्या? हमारे पास तो नहीं है। अपडेट्स नहीं करना है कुछ भी हमको, ठीक है ना? जेन्युइन नहीं है, इंटरनेट है तो भी आप अपडेट ना को करो। यहाँ पर कुछ यूजर नेम्स अगर आप बनाना चाह रहे, यहाँ पर जो भी यूजर नेम बनाएंगे नए नए यूजर्स बन जाते। अगर आप कोई यूजर अकाउंट नहीं बनाए तो उन्हें बोल रहा कि सिर्फ रूट अकाउंट से ही कर सकते हैं आप, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो कोई भी एक यूजर अकाउंट बना सकते हैं आप, कंटिन्यू करें तो सिर्फ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर रूट आपका पासवर्ड भूल गए तो चालू ही नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? अगर बनाना ही चाह रहे हैं आप यहाँ पर तो एक SA.lab बोल के बना लो, एक SA lab बना लो, सॉरी SA lab। इसका पासवर्ड भी SA lab ही रखो, जो रूट का पासवर्ड क्या है हमारे पास, SA lab 1 2 3, तो इसका भी वही लगा दो, SA lab 1 2 3, ठीक है? ठीक है, मैं ये अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ, मेल भेजते वक्त आपको एक एक्सरसाइज में इसको इस्तेमाल करूंगा, इसलिए एक अकाउंट बना लेना। भाई साउंड चेक करना है, चेक करके देख ले सकते हैं आप।
साउंड कम है, ठीक है। साउंड चेक कर ले सकते हैं आप लोग। वो नहीं, बाय डिफॉल्ट एक सैंपल साउंड देता, अपना कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर डिवाइस सेटिंग्स जो भी है चेक कर लेना आपके। नेक्स्ट, अगर कुछ एडिशनल चीजें इंस्टॉल करना है तो सीडी डालकर करो बोल रहा हूँ। हम आपको बाय डिफॉल्ट चीजें होना था, फिनिश कर देना। सिस्टम एक बार रिबूट होता फिर आपका लाइनेक्स इस्तेमाल करने के लिए चालू हो जाता। कमांड बता। यहां पर देखो, वर्चुअल मशीन के टूल्स कुछ इंस्टॉल करना, क्या पूछ रहा हूं आपको, उसको भी इंस्टॉल पे क्लिक कर दो आप लोग। तो VMware क्या करता, कुछ अपने टूल्स डाल देता। ये करने पर क्या हो रहा देखो, मेरे को हमेशा से, गौर से सुनो एक बार सब जने। यहाँ पे आप लोगों को VMware में अंदर जाने के अंदर गए बाद आप क्लिक करें तो अंदर जा रहे थे, राइट। और बाहर आने के लिए कंट्रोल और ऑल्ट दबा तो कर्सर बाहर आ रहा था आपका। अगर वो नहीं चाह रहे आप तो अभी नीचे एक ऑप्शन दिखा आपको इंस्टॉल टूल्स बोलकर, जो कि मैं क्लिक करा, वो इंस्टॉल करे तो आप बाहर आना है डायरेक्ट आ जा सकते हैं, अंदर आना है तो एक क्लिक करना है अंदर, बाहर आना तो सीधा कर्सर को बाहर डालिए तो बाहर आ जाता यूजुअली। इंस्टॉलेशन हुए बाद सही तरीके से अगर वो टूल्स इंस्टॉल हो गए तो आपका कर्सर बगैर ऑल्ट और कंट्रोल दबाए के बाहर आ जाता आसानी से। अगर नहीं आ रहा तो समझो आपके टूल्स सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुए अभी, VMware के टूल्स। रूट क्या है, मेन एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड क्या है, SLab123। देख लो एक बार लाइनेक्स कैसा रहता। लाइनेक्स में भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता आपका। नहीं रखना है तो आप लोग पहले कॉन्फ़िगर करते हुए टेक्स्ट मोड में करना उसको, ठीक है। ऑप्शंस पूरे रहते आपको, जो विंडोज में जैसे ऑप्शंस रहते यहाँ पर भी तमाम ऑप्शंस वो मौजूद रहते। आप लोग जो भी कमांड्स मारेंगे, जैसा कमांड प्रॉम्प्ट रहता हमारे पास, वहां पर यहाँ पर टर्मिनल बोल के रहता, इसको राइट क्लिक करके ऐड दिस लॉन्चर टू पैनल बोल दो, यानी कि ऊपर वाले को पैनल बोल रहे हैं आप बीच में, ठीक है ना। तो ताकि जब भी आप इस्तेमाल करें एक ही क्लिक पे इस्तेमाल कर लिए जैसा रहना, ठीक है। ये VMware के टूल्स है, आप कुछ इंस्टॉल करना है VMware के टूल्स इंस्टॉल कर ले सकते। वही ताकि आपका ये जो पूरी फुल स्क्रीन जो नहीं दिख रही, फुल स्क्रीन दिखना है वो तो VMware के टूल्स इंस्टॉल करना आपको। यहाँ पर एक नजर डालो आप लोग। अब टर्मिनल है आपका, फ्रेश कॉपी है लाइनेक्स की। कितने फोल्डर्स है देखो इसमें, LS कमांड से डायरेक्टरी दिख रहे आपको। मैं सबसे मेन डायरेक्टरी में चले गया। बैकस्लैश के अंदर क्या क्या है, क्या क्या है। अगर आपको लिस्ट देखना है तो -L, ठीक है ना, तो लिस्ट दिखती है आपको। नहीं तो इस तरीके से कमांड दिखते हैं आपको। क्या क्या इंस्टॉल हुए, बिन बोल के। बिन में क्या है, जितने भी लाइनेक्स के कमांड्स है वो कमांड्स के डेफिनेशन, कमांड्स के तमाम जुड़े हुए कमांड्स के इंफॉर्मेशन बिन में रहेंगे आपको। DEV में जो भी आपके लाइनेक्स के डिवाइसेस, जितने भी लाइनेक्स से जुड़े हुए हैं, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, वो ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन DEV में रहती, डिवाइस ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। हर यूजर को एक होम रहेगा, होम के अंदर हर यूजर का फोल्डर रहेगा। जैसे कि देखो आप लोग, CD होम, CD LS,
दिख रहा आपको sa.lab बोलकर एक यूजर है, मेरा वाला क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैं रूट से कनेक्टेड हूं, ठीक है ना, जो कनेक्टेड है उसका नहीं दिखाता इसके अंदर। cd, सिर्फ cd टाइप करके एंटर मार रहा हूं मैं, कहां पर आया उन्हें, जो टिल्डा दिख रहा आपको, ये आपका लोकेशन यहाँ पे लिखे हुआ रहता, दिख रहा आपको लोकेशन होम बोलकर, पूरा क्या है ये रूट यूजर कनेक्टेड है मानू बोलकर, आपका सिस्टम का डोमेन नेम था मानू, ये थे ना manu.com आप, और होम ये प्रेजेंटली आप जो फोल्डर में है वो फोल्डर की इंफॉर्मेशन यहां पर दिखी आपको, जो टिल्डा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टिल्डा, ये होम का दूसरा नाम है, समझ आ रहा ना। तो आपका खुद का होम, आप जो भी यूजर अकाउंट से कनेक्टेड है उसका होम बैकस्लैश से रहता। अगर मैं cd देख लो आप लोग, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बैकस्लैश रूट में हूं मैं, समझ आ रहा ना। अब मैं जा रहा हूं cd होम, दिख रहा, तो होम में गया तो भी टिल्डा पे आ रहा हूं, मतलब क्या है, मेरा होम का दूसरा नाम टिल्डा है। दूसरा फोल्डर दिखा तो मैं एक अलग फोल्डर में चले गया मैं, ठीक है ना। अगर मैं cd होम लिख लूं, सॉरी बैकस्लैश होम, होम बैकस्लैश के अंदर है, ठीक है ना, सॉरी बैकस्लैश नहीं फ्रंट स्लैश बोलो उसको, होम दिख रहा आपको, होम के अंदर आया मैं। अब एक बार देख लो आप लोग, डिस्क फ्री कमांड जो बोला था मैं उसको देख लो एक बार, df-h दिख रहा है यहां पर, df-h में क्या दिखा रहा उन्हें, साइज इतना है हर एक फोल्डर का। अब देखो आप लोग, बैकस्लैश को हम लोग कितना साइज दिए थे, 10 GB दिए थे, राइट, 10 GB में से यहां पर यूज कितनी हुई, 2.9 हुई, अवेलेबल जो है साइज यहां पर दिखा रहे आपको, अवेलेबल साइज समझ में आ रहा, इतना परसेंटेज यूज हुआ उसमें से, बैकस्लैश ओपीटी जो भी हम लोग दिए थे ना उस सब का दिखा रहा है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा चीज दिखा रहा, सो ये एक दिखा रहा हूं, उन्हें बाय डिफॉल्ट ले लिया उसका साइज, समझ में आ रहा ना। df-h डिस्क फ्री जितनी है उसके बारे में दिखाएंगा, du-h इतने फोल्डर्स अभी साइज लेके है आपके ने, समझ आ रहा ना, क्लियर है। अगर शटडाउन करना है तो कमांड रीबूट बोलकर लिख दिए तो आप सॉरी रीबूट करते, शटडाउन के लिए शटडाउन करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो रीबूट कमांड से आप इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, REBOOT। आईपी एड्रेस चेक वो अलग वीडियो में बनाना है आईपी एड्रेस में, ठीक है। आपका प्रेजेंट आईपी एड्रेस चेक करना है, विंडोज में आईपी एड्रेस चेक करने का कमांड क्या था, यहां पर इफ कॉन्फिग रहता, ठीक है, इफ कॉन्फिग ETH0 आपके नेटवर्क लैन कार्ड जो है आपका ने उसका नाम ETH0 दे रहा उन्हें, एक से बढ़ के लैन कार्ड है तो ETH1 ETH2 ऐसे नाम उन्हें देता आपको। यहां पर देखो आप लोग, दिख रहा आपका आईपी एड्रेस, आईनेट एड्रेस, हम लोग जो आईपी एड्रेस वहां पर लगाए थे यहां पर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। आईपी एड्रेस चेक करने का कमांड इफ कॉन्फिग, बाकी कमांड नेक्स्ट क्लास में आपको अलग से बताऊंगा मैं। ये बेसिक आपका इंस्टॉलेशन लाइनक्स का हो गया, एक बार सर्वे कर लेके क्या क्या चीजों में क्या क्या चीजें हैं देख लो आप लोग, फोल्डर्स कितने मौजूद है टोटल, एक के अंदर एक ऐसा जाता है, यहाँ पर माई कंप्यूटर में क्या क्या चीजें मौजूद है देख लो एक बार आप, फाइल सिस्टम है ये, लाइनक्स के फाइल सिस्टम में इतने फोल्डर्स मौजूद है, दिख रहा है आपको, बैकस्लैश के अंदर ये पूरे फोल्डर्स है, और हर फोल्डर के अंदर कई दूसरे फोल्डर्स मौजूद रहते कई किस्म के, ठीक है। थोड़ी स्लो हो जाती है, लाइनक्स इंस्टॉलेशन का इतना ही था।